उसको इससे कैसे जोड़ा जाए। प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूं। एक तरफ यहां कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक होती है, उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी समय कांग्रेस के ऊपर, विपक्ष के ऊपर वार करते हैं। दोनों को अगर क्लब करके देखा जाए, क्या नरेंद्र मोदी परेशान नजर आते हैं यहां जब ईवीएम की बात होती है, चुनावी धांधली की बात होती है? कांग्रेस पार्टी के 3 बड़े नेता अगर चिट्ठी लिखते हैं और उन धांधलियों को उजागर करते हुए चिट्ठी चुनाव आयोग को लिखते हैं, चुनाव आयोग उसमें भले उसको खारिज कर दे, लेकिन ये कहीं ना कहीं मेंशन तो होता है। हम और आप जैसे इन मसलों पर चर्चा कर रहे हैं, तो ये आधिकारिक तौर पर देश दुनिया तक पहुंचता तो है। प्रशांत जी, एक कहानी कभी राहुल गांधी भी सुनाते हैं, सब जानते हैं कि किसकी जान तोते में रहती है। तो वो तोता कई अवतार लेता है। कभी वो तोता ईडी बन जाता है, कभी सीबीआई बन जाता है। अब इस वक्त वो तोता ईवीएम है, और ईवीएम के खिलाफ अगर देश भर में, यानी चुनाव धांधली के खिलाफ, ईवीएम उसका एक प्रतीक है, तो चुनाव धांधली के खिलाफ अगर देश भर में एक माहौल खड़ा होगा, चुनाव आयोग के ऊपर दबाव बनेगा, तो जाहिर सी बात है कि परेशानी तो होगी। उस परेशानी को ही हम देख रहे हैं, और परेशानी का एक और कारण भी है राजीव जी। आप सोचिए कि आज 29 तारीख हो गई, अभी आप बता रहे थे कि मुख्यमंत्री, केयर टेकर मुख्यमंत्री, आज बैठक थी, 17 चले गए शाम को 4 बजे। तो महाराष्ट्र में सरकार नहीं बन पा रही है। इतने प्रचंड बहुमत के बाद, 90% स्ट्राइक रेट के बाद महाराष्ट्र में सरकार नहीं बन पा रही है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह शिंदे जी को कई चीजें ऑफर की जा रही हैं। उनको केंद्र में भी कुछ चीजें एडजस्ट करने की बात थी, जो जो जिस पे वो नहीं माने, जो जो खबरें आ रही हैं। महाराष्ट्र में सरकार क्यों नहीं बन पा रही है? बात केवल मुख्यमंत्री पद की नहीं है राजीव जी, बात पोर्टफोलियो की है, और वो बहुत अहम है। पोर्टफोलियो की बात में आता है गृह मंत्रालय किसके पास होगा। एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय चाहते हैं कि गृह मंत्रालय उनकी पार्टी में मिले, अगर वो उप मुख्यमंत्री बनते तो उनके पास रहे। गृह मंत्रालय बीजेपी नहीं देना चाहती। आपको याद होगा कि जब तोड़फोड़ करके सरकार बनी तो भी गृह मंत्रालय बीजेपी ने रखा था। क्या है ऐसा गृह मंत्रालय में जो जो सरकार नहीं बन पा रही? गृह मंत्रालय की वजह से याद होगा आपको कि मुकेश अंबानी के निवास के नीचे स्कॉर्पियो मिली थी। वो जांच अभी भी है, मुंबई पुलिस के पास है। भीमा कोरेगांव का केस है। ये तमाम ऐसे चीजें हैं जो कि मुंबई पुलिस के पास है। अगर गृह मंत्रालय जिसके पास भी जाएगा, जो बीजेपी का नहीं होगा, और उसका अगर हृदय परिवर्तन हुआ, तो जैसे पुराने गृह मंत्री ने किताब लिख डाली, वैसे ही ये मुख्यमंत्री जो भी अगला गृह मंत्री होगा, जो बीजेपी का नहीं होगा, उसके पास तमाम सूचनाओं का एक्सेस हो जाएगा। तो मामला गृह मंत्रालय में मुझे लगता है कि फंसा हुआ है जी। दूसरे और भी मंत्रालय हैं, मलाईदार मंत्रालय, जिसको कि हाउसिंग कहो आप, या वित्त मंत्रालय। तो अब वो बीजेपी वो मंत्रालय अब नहीं देना चाहती है, जो उसने मजबूरी वश इन वॉशिंग मशीन वाले लोगों को दे दिया था। तो ये सरकार, अगर सरकार ये विपक्ष की होती, मान लीजिए कि महाविकास अघाड़ी जीत के आ गई होती, और 26 तारीख का 27 तारीख भी हो जाता, तो महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल लग जाता, इस बहाने को लेकर कि 26 तारीख को असेंबली की लास्ट डेट थी। असेंबली वहां फॉर्म हो चुकी है, गवर्नर ने असेंबली फॉर्म कर दी है, लेकिन तलवार लटक जाती वहां पे प्रेसिडेंट रूल की। तो ये एक तो महाराष्ट्र की कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना चाहिए कि क्या मामला है जो शिंदे इतना नाराज हैं। जाहिर सी बात है कि वो, उनका नैतिक रूप से दावा तो नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बने, क्योंकि जितना फासला है जी,
तो क्या शिंदे को मालूम है कि जीत कैसे हासिल हुई है? किस बात का वो दबाव बनाने में कामयाब है? अगर बीजेपी जो इतनी प्रचंड बहुमत से आई है, केंद्र में भी सरकार है, ईडी सीबीआई सब उनके पास है, 1 मिनट लगता है एकनाथ शिंदे को मनाने में या उनको राजी करने में? 1 मिनट का काम था। जी। लेकिन क्या ऐसी बात है कि जो नहीं हो पा रहा है? ये सोचने वाली बात है कि इतनी ताकतवर प्रधानमंत्री जो उड़ीसा में जाके बात कर रहे हैं और दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, लेकिन इतनी ताकतवर अमित शाह, ताकतवर गृह मंत्री, प्रधानमंत्री मोदी ताकतवर, अजीत डोभाल इनके पास है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स इनके पास है, मीडिया इनका है, जी। उसके बाद भी एकनाथ शिंदे को डील नहीं कर पा रहे हैं। जो एकनाथ शिंदे जिनके ऊपर भी तमाम आरोप हैं ईडी के, फिर भी आप नहीं कर पा रहे, तो कोई बड़ी बात है जो एकनाथ शिंदे से इतना डर है इन महाशक्तियों को। ये भी सोचने वाली बात है। दूसरी बात जो कांग्रेस की बात है, निश्चित तौर पे आपने गौर किया होगा, जो आपने फुटेज चलाया तालकटोरा स्टेडियम का संविधान दिवस के दिन, जब मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं जी। और जब बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं, जो ईवीएम की बात कर रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं में कितना जोश है, कितनी तालियां हैं। ये क्यों है? क्योंकि वो जो सामने बैठा कार्यकर्ता है वो जाता है पोलिंग बूथ पे, वो गांव शहर में जाता है, चुनाव वो लड़ता है, वो जीप में वो प्रचार करने वो जाता है, वो हेलीकॉप्टरों पर नहीं घूमता। उसको अगर वो तालियां बजा रहा है बैलेट पेपर के नाम पर, ईवीएम के नाम पर, इसका मतलब है कि कांग्रेस का जो ग्राउंड वर्कर है उसको मालूम है कि चुनाव में गड़बड़ी कहां हो रही है और वो क्या चाहता है। और दूसरी, क्योंकि वो जो सामने बैठा कार्यकर्ता है वो राज्यसभा में नहीं आता है, वो राज्यसभा क्लब नहीं है। जो राज्यसभा क्लब है वो अखबारों में खबरें प्लांट कर रहा है कि ईवीएम को लेकर पार्टी के अंदर एक राय नहीं है। ये कौन लोग हैं जिनकी एक राय नहीं है? ये कोई अभी भी जिसको कहे कि वो G23 के कुछ बचे हुए लोग हैं? कौन लोग हैं ये? जी जानते होंगे कि वो कौन लोग हैं जो अखबारों में खबरें प्लांट कर रहे हैं कि ईवीएम को लेकर कांग्रेस के अंदर अनरेस्ट है, एक मत नहीं है। ये राज्यसभा वाले लोग हैं। लेकिन फर्क ये है, कांग्रेस को पहचाना होगा, मेरे ख्याल से कांग्रेस पहचानती है, राहुल गांधी पहचानते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे पहचानते हैं कि जो तालकटोरा स्टेडियम में बैलेट पेपर के नाम पे तालियां बजा रहा है, कांग्रेस कल को वापस आएगी तो उन्हीं के दम पे आएगी। ये राज्यसभा वालों के दम पे कांग्रेस नहीं आएगी, राज्यसभा क्लब के दम पे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो दो